फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है माइक्रो प्लास्टिक्स। तो पहली बार जो है हमें फ्रेशली फॉलिंग आइस जो है अंटार्कटिका की, वहाँ पर हमें माइक्रो प्लास्टिक्स मिले हैं उसमें। तो ये एक मेजर थ्रेट है रीजन के इकोसिस्टम में। इससे होगा क्या कि आपकी जो स्नो और आइस है वो बहुत तेज़ी से मेल्ट होना शुरू हो जाएगी अगर हमें ये माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो अगर अंटार्कटिका में और बढ़ता रहा तो ये स्टडी जो है ये शेयर किया है क्रायोस्फीयर जर्नल ने, और उन्होंने बताया कि कैसे अंटार्कटिक रीजन में जो है ये माइक्रो प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो एक तरह से डिफ़िकल्ट सिचुएशन जो है वो क्रिएट कर रहा है। तो पहले तो हमें पता होना चाहिए कि माइक्रो प्लास्टिक्स क्या होते हैं। तो प्लास्टिक्स जो आपके होते हैं, प्लास्टिक डेब्री होती है जो आपके प्लास्टिक पोल्यूशन से निकल सकता है, उसको हम माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। बहुत छोटे छोटे होते हैं, स्मॉल साइज़ के, लेस देन 5 मिलीमीटर के होते हैं ऑलमोस्ट। और ये हमारे ह्यूमंस के अलावा इवन मरीन स्पीशीज़ के लिए भी बहुत हार्मफुल होते हैं। तो ये मरीन स्पीशीज़ इनको जो है वो इंजेस्ट करती रहती हैं, धीरे धीरे ये बिल्डअप होते रहते हैं बॉडी के अंदर, और फिर ये एक तरह से फूड चेन में, क्योंकि अब ये फूड चेन में कैसे आते हैं, फ़िश ने कंज्यूम किया, उसकी बॉडी में ये बिल्डअप होते रहे, कार्सिनोजेनिक भी हैं, कैंसर भी क्रिएट करेंगे। और जो है आप फिर जब फ़िश को कंज्यूम करेगा कोई, तो एक तरह से ये फूड चेन में आ जाते हैं, उससे ह्यूमंस को भी जो है, ये ह्यूमन लाइफ को भी खतरा हो जाता है। तो ये आपके फूड में, वाटर में, फूड कंटेनर्स में, कहीं पर भी हो सकते हैं। ठीक है, दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक्स और दूसरे होते हैं सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक्स। तो प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक्स वो होते हैं जिसको हम ह्यूमंस जो है एक तरह से इंटेंशनली डिज़ाइन करते हैं ताकि हम उसका कमर्शियल यूज़ कर सकें। ठीक है, जैसे आपका कॉस्मेटिक जो आपके प्रोडक्ट्स होते हैं उनमें इनका यूज़ किया जाता है, आपके जो है कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए। कुछ सिंथेटिक फाइबर्स हैं जैसे नायलॉन, उसको बनाने के लिए भी जो है इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये प्राइमरी माइक्रो प्लास्टिक्स वो हैं जिनको हम खुद बना रहे हैं जानबूझकर, ताकि हम उसका कमर्शियल यूज़ कर सकें। सेकेंडरी माइक्रो प्लास्टिक्स वो हैं जो हमने लार्ज प्लास्टिक ऑब्जेक्ट्स बनाए, लेकिन उसमें से वो डिग्रेड हो के जो है वो, जैसे बॉटल बनाई आपने, प्लास्टिक बैग बनाया और उसको आपने ठीक से डिस्पोज ऑफ नहीं किया, आपने उसको ऐसे ही यूज़ करके फेंक दिया, तो ये उसमें से जो है वो एक तरह से डिग्रेड होते रहेंगे, छोटे छोटे निकलते रहेंगे, और ये एक तरह से हमारे जो है वो इन्वायरमेंट में आ जाते हैं। और इसकी जो है पोटेंशियल टू पोल्यूशन जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत लंबे सालों तक, हज़ार, सौ या हज़ारों सालों तक जो है ये इन्वायरमेंट में रहते हैं। ऑफ कोर्स रादर अनलिमिटेड टाइम तक रहते हैं, क्योंकि ये कभी भी डिग्रेड नहीं होंगे, कभी भी ये ख़त्म नहीं होते हैं। अब ये माइक्रो प्लास्टिक्स पहुँचे कैसे अंटार्कटिका में, तो हम आपको पता होगा कि इससे पहले भी 2020 में हमने माउंट एवरेस्ट तक में भी माइक्रो प्लास्टिक्स देखे थे। तो इसका मतलब माइक्रो प्लास्टिक्स जो है वो बहुत जो है रिमोट एरियाज़ तक भी पहुंच चुके हैं। इससे पहले हमने अंटार्कटिका की सी आइस और सरफेस वाटर में माइक्रो प्लास्टिक तो देखा था पोल्यूशन, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि जो फ्रेश स्नो गिर रही है उसके अंदर भी माइक्रो प्लास्टिक्स हमको मिल रहे हैं। तो ये जनरली पॉलीथिलीन, टेरेफ्थैलेट, पेट, जिसके आपकी पेट बॉटल्स भी आती है ना, तो वो वाला माइक्रो प्लास्टिक हमको जो है वो देखने को वहाँ पर मिला है। और ये लगभग 6000 किलोमीटर ट्रैवल कर पाते हैं ये माइक्रो प्लास्टिक्स, बिकॉज ये बहुत लाइट वेट होते हैं, इनकी डेंसिटी भी बहुत कम होती है। तो जनरली कौन सा सोर्स है जो ये अंटार्कटिका में ये माइक्रो प्लास्टिक का पोल्यूशन कर रहा है, तो ऑफ कोर्स जो वहाँ पर लोकल रिसर्च स्टेशंस हैं, जो क्लोथ जो है वो एम्प्लॉयज़ वहाँ पर पहन रहे हैं, या प्लास्टिक इक्विपमेंट का वो यूज़ कर रहे हैं, उसके जो ब्रोकन पीसीज हैं वो, और जो अगर वेस्ट को वो मैनेज ठीक से नहीं करते हैं, तो उसका जो प्लास्टिक पोल्यूशन है वो अंटार्कटिका में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एनिमी प्रॉपर्टी इन इंडिया। तो अभी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो है उसने 4 केसेस जो है वो रजिस्टर किए हैं, बिकॉज जो एनिमी प्रॉपर्टी, जो कि कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया की प्रॉपर्टी है, उसके फोर्ज डॉक्यूमेंट्स बना के उसको किसी ने लीज आउट किया हुआ था। ठीक है, सोचो अब किस लेवल के, मतलब लोग घोटाले कर रहे हैं, किस लेवल का लोग फ्रॉड कर रहे हैं गवर्नमेंट्स के साथ। तो अब एनिमी प्रॉपर्टी हमें पहले पता होना चाहिए कि क्या होती है। तो जब इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई 1965 में, 1971 में, और इससे पहले इवन चाइना के साथ भी जो हमारी वॉर हुई 1962 में, तो जो लोग, खासकर इंडिया और पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में देखा जाए तो जो लोग जो है वॉलंटरीली इंडिया की सिटीजनशिप छोड़कर पाकिस्तान की नेशनैलिटी लेकर चले गए, तो जो उनकी यहाँ पर इंडिया में प्रॉपर्टी रह गई, या उनकी कंपनी रह गई, या उनका जो भी है बिजनेस यहाँ पर रह गया, उसको इंडिया ने डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स बनाकर 1962 में उसको कैप्चर कर लिया, और उनको एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, और कहा कि ये अब से कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया जो है उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी जो है
ऑफ कोर्स सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, जो लोग चाइना भी चले गए थे, तिब्बत चले गए थे, वापस वहाँ पर चले गए थे आफ्टर 1962 वॉर, और वहाँ की सिटीजनशिप जिन्होंने गेन कर ली थी और जिनकी प्रॉपर्टी इंडिया में थी, उसको भी ऐसे ही कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी ऑफ इंडिया ने जो है वो जो है एक तरह से कैप्चर कर लिया था। ठीक है। अब एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट उसके लिए स्पेशली बनाया गया था 1968 में, जो कि आपकी एनिमी प्रॉपर्टी की सेल, ट्रांसफ़र ऑफ राइट्स, प्रेजर्वेशन, मैनेजमेंट, कंट्रोल, डिस्पोजल, ये सारी चीज़ों को जो है गवर्न करता है, यही एक्ट है वो। ठीक है। अब एनिमी प्रॉपर्टी होती क्या है इसकी, अगर आप एक कन्वेंशनल डेफिनेशन सोचो तो वो क्या होती है, तो कोई भी प्रॉपर्टी, चाहे वो उस एनिमी ने होल्ड की हो या फिर उसकी आने वाली जो है जनरेशन्स, जो अब वो एनिमी उस टाइम पर जो चला गया वहाँ पर, उसके बाद उसकी फैमिली भी तो यहाँ पर होगी या उसके कुछ रिलेटिव्स होंगे तो वो भी तो क्लेम कर सकते हैं ना उस प्रॉपर्टी पे, तो उनको भी अलाउड नहीं है क्लेम करना, क्योंकि वो कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया के पास ये प्रॉपर्टी चली गई है। तो ये कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया जो है, हमारे होम मिनिस्ट्री की जो है ये एक सबॉर्डिनेट ऑफिस है और उनके पास ये प्रॉपर्टी रहती है और वो ही इसको मैनेज करते हैं। ये क्वाजी जुडिशियल अथॉरिटी है, यही डिसीजन लेती है कि कौन सी प्रॉपर्टी एनिमी प्रॉपर्टी है और कैसे उसको जो है वो मैनेज करना है। ठीक है। सो अब इशू क्या है इसके साथ, इशू ये आया कि कुछ जो है लीगल हेयर्स जो थे इस एनिमी प्रॉपर्टी के, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ उनके कोई रिलेटिव हो सकते हैं या कोई उनके नोन में पीपल हो सकते हैं, तो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ केस किया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनिमी प्रॉपर्टी जो है कहकर उस प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा किया हुआ, जबकि वो जो एनिमी था वो तो चला गया, जो इंडिया में इंडिया की सिटीजनशिप में लेकर बैठे हैं, जो कि उनके सिर्फ रिलेटिव हैं, वो क्यों उस प्रॉपर्टी से वंचित रहें। ठीक है। तो ये केस कोर्ट में गया एनिमी प्रॉपर्टी के लिए से रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में डिसीजन दिया और फिर उससे हुआ क्या कि जितनी भी एनिमी प्रॉपर्टीज़ थी, उनके जितने भी लीगल हेयर्स जो हो सकते थे, उन सब ने भी कोर्ट में गवर्नमेंट के खिलाफ केस कर दिया, तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट को दिक्कत हो रही थी उससे। ठीक है। तो गवर्नमेंट ने 2017 में इसलिए 1968 के एक्ट को अमेंड किया और ये बोला कि चाहे कोई भी रिलेटिव हो, कोई भी लीगल हेयर हो या कोई भी एनिमी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, उसको जो है वो राइट नहीं होगा जो है एनिमी प्रॉपर्टी जो है उसके ऊपर कब्जा करने का, उसको ऊपर कोई क्लेम भी करने का। ठीक है। सो उसके ऊपर सक्सेशन या उसकी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी का कोई भी राइट जो है वो नहीं होगा उनके लीगल हेयर्स को, ऐसा 2017 के अमेंडमेंट एक्ट में कहा गया। ठीक है। सो एनिमी प्रॉपर्टी जो है वो हम कंटिन्यू रहेगी, कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया के पास रहेगी ये, और कस्टोडियन जो है अगर वो चाहेंगे तो ही इन एनिमी प्रॉपर्टीज़ को डिस्पोज ऑफ किया जा सकेगा। ठीक है। तो ये हमारा 2016 का एक्ट कहता था, जो कि ऑफकोर्स 2017 में इन्फोर्स किया गया। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है WTO's ई कॉमर्स मॉरेटोरियम। तो अभी 12th मिनिस्ट्रियल मीटिंग चल रही है WTO की मेंबर्स की, जो भी ख़त्म हुई है, तो उन्होंने एक प्रोविजनल डील करी है बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर, उसमें से एक ई कॉमर्स भी है। तो इस ई कॉमर्स की क्या डील है उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं पहले तो जब सितंबर 1998 में ई कॉमर्स के ऊपर बात शुरू हुई, तब तो बहुत नेसेंट स्टेज थी, तब तो ई कॉमर्स इतना डेवलप नहीं हुआ था। तो उस टाइम पर जनरल काउंसिल ऑफ WTO ने कहा कि ऐसा करते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स अभी तो डेवलप हो रहा है, अभी बहुत छोटी सी इंडस्ट्री है ये, जब तक ये डेवलप नहीं होती इसके ऊपर हम कोई भी कस्टम ड्यूटी किसी भी कंट्री को लगाने नहीं देंगे, ताकि ये एक तरह से इंडस्ट्री डेवलप हो जाए। तो सितंबर 1998 में डिसीजन ये लिया गया। उसके बाद हर मिनिस्ट्रियल में एक तरह से इसको एक्सटेंशन मिलती रही कि नहीं, इसके ऊपर आप कस्टम ड्यूटी नहीं लगा सकते इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस के ऊपर। लेकिन आज की आप सिचुएशन देखो तो ई कॉमर्स एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। आपकी जो डिजिटल जो आपका कॉमर्स हो रहा है वो बहुत ही हाई लेवल पर हो रहा है, $1 बिलियन ट्रिलियन डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है। लेकिन उससे क्या हो रहा है कि क्योंकि ये WTO में मॉरेटोरियम मिलता रहता है, तो जो इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जो कि इंपोर्ट करती हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशंस को या ई कॉमर्स को, उनको नुकसान होता है, क्योंकि हम तो एक तरह से गूगल, आप समझ लो कि आप कोई एप्पल की कोई सब्सक्रिप्शन लेते हो या आप गूगल की कोई सब्सक्रिप्शन लेते हो, तो उसके ऊपर आप टैक्स क्यों नहीं लगा पाते हो, या आप उसकी ई कॉमर्स की भी आप अगर आप टैक्स देखो तो उसके ऊपर आप टैक्स क्यों नहीं लगा पाते हो, क्योंकि WTO ने मॉरेटोरियम दिया हुआ है। तो आप तो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लॉस देख रहे हो ना, आप तो टैक्स नहीं लगा पा रहे हो, तो आपके तो सब्सटेंशियल रेवेन्यू लॉस हो रहा है। 100 बिलियंस की ट्रांजैक्शंस हो रही हैं इतने जो है ई कॉमर्स में या इंटरनेट ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, उस पर इंडिया इसलिए टैक्स नहीं लगा पा रहा है क्योंकि उस पर मॉरेटोरियम चल रहा है सितंबर 1998 से। तो इंडिया ने इस बार WTO में बोला था, इंडिया ने, साउथ अफ्रीका ने, जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ ने, कि अब ये मॉरेटोरियम को ख़त्म करो और हमको पावर दे दो कि हम दोबारा से इसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगा पाएँ, क्योंकि हम तो इसके इम्पोर्टर बन के बैठे हैं। लेकिन
इसको दोबारा से मॉरेटोरियम मिल गया है और अब 2024 तक का मॉरेटोरियम मिल गया है, या फिर 2024 तक का, या फिर कहा है कि अगर जब तक अगली मिनिस्ट्रियल मीटिंग नहीं होती तब तक दोबारा से मॉरेटोरियम, तब तक दोबारा इंडिया इसके ऊपर टैक्स नहीं लगा पाएगा। तो ये ई कॉमर्स ट्रांजैक्शन ऐसी ही चलती रहेंगी। अब ये क्यों किया है, क्यों इसको दोबारा से मॉरेटोरियम दिया है? क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन, उन्होंने बोला कि अभी ग्लोबल रिकवरी का टाइम है, इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है, अगर आप दोबारा से इसके ऊपर अगर आप ये डेवलपिंग कंट्रीज़ के ऊपर टैक्स लगाएंगे, कस्टम ड्यूटी लगाएंगी, तो ये जो डिजिटल इकोनॉमी है ये एक तरह से कोलैप्स हो सकती है। तो इसीलिए जब तक इकोनॉमी रिकवरी नहीं हो जाती तो इसको दोबारा से मॉरेटोरियम आप जो है इसको एक्सटेंड कर देते हैं, और आप तब तक आप इसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकते। तो इंडिया ने एक तरह से इसको एग्री कर लिया, क्योंकि उनको लग रहा है कि इंडिया भी तो एक्सपोर्ट करता है जो है डिजिटल गुड्स को, तो उसको ऊपर जो है इंडिया ने भी कुछ टाइम के लिए जो है इस मॉरेटोरियम को ऑफ कोर्स विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट जो है वो एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाए। और इसके अंदर क्या डिसीजन हुआ है इस WTO की मीटिंग के अंदर? तो उन्होंने बोला है कि जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है वो ह्यूमैनिटेरियन पर्पज़ के लिए या नॉन कमर्शियल पर्पज़ के लिए अगर फूड स्टफ़ किसी कंट्री में लेकर जाना चाहता है तो उसके ऊपर आप एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट प्रोहिबिशंस नहीं लगा सकते। ठीक है, समझ लो इंडिया है या श्रीलंका है, तो अगर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम यहाँ पर कोई प्रोग्राम चला रहा है अपना कोई गरीबी को के अगेंस्ट या फिर हंगर के अगेंस्ट, तो जो वो फूड लेकर आ रहा है बाहर से, अगर इनके इस बाहर से वो लेके आ रहे हैं, तो इंडिया उसको नहीं रोक सकता, क्योंकि वो ह्यूमैनिटेरियन पर्पज़ के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम लेके आ रहा है। तो ये सिमिलर ट्रीटमेंट वर्ल्ड वाइड ग्लोबली जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मिलेगी। ठीक है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन दी गई है। इसमें एक्सेप्शन ये दी गई है कि अगर इंटरनल फूड सिक्योरिटी कंसर्न्स आ जाएंगे तो वो एक एक्सेप्शन है, तब वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को मना कर सकते हैं। ठीक है, अब ये एक्सेप्शंस क्या हैं? जैसे समझ लो कि इंडिया जो है, अब यही आज का सिचुएशन देख लो, वर्ल्ड वाइड ग्लोबली वीट का क्राइसिस चल रहा है, और इंडिया जो है, इंडिया में भी इस बार, क्योंकि जो है आपको पता है फरवरी से लेके मई तक जो है वो बारिश अच्छे से नहीं हुई, तो जो हमारा वीट की क्वालिटी है एक तो वो भी कम हुई, ग्रेन भी छोटा रहा, और क्वांटिटी भी जो है वीट की इतनी अच्छी नहीं रही। और वर्ल्ड वाइड जो है रशिया और यूक्रेन जो लार्जेस्ट वीट मैन्युफैक्चरर्स में से एक हैं, उनमें आपस में वॉर चल रही है, तो वहाँ से भी ग्रेन नहीं आ रहा है, वीट नहीं आ रहा है। तो पूरी दुनिया में आपको पता है ना वीट का क्राइसिस चल रहा है, तो इसलिए उसके प्राइसेस भी बढ़ने वाले हैं। तो इंडिया ने जो है ये कैलकुलेट किया और देखा कि हमारी इंटरनल फूड सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब हो जाएगी अगर हम जो है एक्सपोर्ट को अलाउ कर देंगे, या फिर हम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को जो हमने प्रॉमिस किया है कि हम आपको इतना ग्रेन देंगे ताकि आप जो है अफ्रीका में या फिर बाकी कंट्रीज़ में जो भी उनके प्रोग्राम चलते हैं उसमें वीट को सप्लाई कर सको, तो अगर हम उनको देंगे तो हमारे इधर क्राइसिस की सिचुएशन आ जाएगी। तो इन सिचुएशंस में, इंटरनल फूड सिक्योरिटी कंसर्न की सिचुएशन में जो है कोई भी कंट्री इस पे प्रोहिबिशन लगा सकती है, इस पे रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ठीक है, तो ये वर्ल्ड WTO में एग्रीमेंट में ये डिसाइड किया गया है। ठीक है, सो अब जो है इंडिया के जो एग्रीकल्चर के ऊपर सब्सिडी दी जाती है, तो इंडिया में आपको पता ही है एग्रीकल्चर पे सब्सिडी कितनी मिलती है, तो उसके ऊपर जो है डेवलप्ड कंट्रीज़ जो है वो मॉरेटोरियम लगाने को कहती हैं कि इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर सब्सिडी इतनी ना दे, MSP खासकर जो MSP मिलती है क्रॉप्स पे, उसके अगेंस्ट जो WTO में जो है इंडिया के खिलाफ बहुत से रेजोल्यूशंस भी आ चुके हैं, आपको पता ही है। ठीक है, तो उसको इंडिया ने इस बार बोला है कि उसके ऊपर भी आप एक्सटेंड कर दो, इसके ऊपर भी मॉरेटोरियम लगा दो कि आप इसको जो है इंडिया के खिलाफ जो है, इंडिया जो है इन एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ को अभी फेज़ आउट नहीं कर सकता, क्योंकि अभी हमारे फार्मर्स की सिचुएशन ठीक नहीं है। ठीक है, तो उसके ऊपर भी जो है एक तरह से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में ये एग्रीमेंट हो गया है और उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया गया है। ठीक है, तो इंडिया जो है, इंडिया के लिए एक तरह से बैलेंस्ड सिचुएशन रही है। ई कॉमर्स पर हमारी बात नहीं मानी गई है, एग्रीकल्चर फूड सब्सिडी और एग्रीकल्चर सब्सिडी के ऊपर हमारी बात मान ली गई है, तो एक तरह से बैलेंस्ड हमारे लिए आउटकम रहा है इस बार की WTO मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस का। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटर स्टेट काउंसिल। तो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने PM मोदी को लिखा है कि इंटर स्टेट काउंसिल की हर साल एटलीस्ट 3 मीटिंग्स होनी चाहिए, ताकि स्टेट और जो सेंटर है वो मिलकर काम कर सके इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो इंटर स्टेट काउंसिल क्या होता है? तो आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये प्राइम मिनिस्टर इसको चेयर करते
करते हैं और कुछ और यूनियन मिनिस्टर्स जो हैं वो इसके परमानेंट इन्वाइटीज़ होते हैं। ऑफ कोर्स चीफ मिनिस्टर्स ऑफ अदर स्टेट जो हैं वो भी इसके पार्ट होते हैं, तभी तो आपस में वो डिस्कशंस करके जो है जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको वीड आउट कर सकते हैं। तो इसको कब बनाया गया था? 1990 में इसको बनाया गया था सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट के बाद। और आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहता है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि कोई ऐसा काउंसिल बनाने की ज़रूरत है ताकि हमारे फेडरल इश्यूज़ को डिस्कस किया जा सके, तो ऐसा बनाया जा सकता है। तो उसी के ही कंटेक्स्ट में हमने 1990 में जाके इंटर स्टेट काउंसिल को बनाया था। तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ऑफ कोर्स अगर कोई भी डिस्प्यूट आ रहा है अगेंस्ट द सेंटर एंड स्टेट्स, या फिर स्टेट्स के बीच में आपस में भी डिस्प्यूट है, तो इस फोरम में जो है वो डिस्कशन करके उन डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया जा सकता है। तो सिर्फ इंडिया में ही नहीं है ऐसा कमीशन, ऑफ कोर्स यूरोपियन यूनियन में भी ऐसा ही है। वो अपने इकोनॉमिक और फाइनेंशियल अफेयर्स और अपनी टैक्स पॉलिसीज़ को कोऑर्डिनेट करने के लिए इकोनॉमिक EU काउंसिल में जाकर जो है वो इसको डिस्कस करते हैं। ऐसा ही ऑस्ट्रेलिया ने भी 2005 में सेटअप किया था ऑस्ट्रेलियन काउंसिल फॉर ऑस्ट्रेलियन फेडरेशन, ताकि जो है वो जॉइंटली रिप्रेजेंट कर सकें अपने इंटरेस्ट को कैनबरा में। कैनबरा इज़ द कैपिटल ऑफ कोर्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। कनाडा में भी सेम सिमिलर प्रोविजंस है और जर्मनी में भी सेम प्रोविजंस है, ठीक है। सो अब इसकी ज़रूरत क्या है? एक काउंसिल की स्टेट्स के कॉर्पोरेशन के लिए क्या ज़रूरत है? तो आर्टिकल 258 और 258A हमारे स्टेट गवर्नमेंट्स को और हमारी यूनियन गवर्नमेंट्स को एक दूसरे की डोमेन के हिसाब में भी लेजिस्लेट करने का जो है वो पावर देता है इन सर्टेन सर्कमस्टांसिस, नॉट इन एवरी सर्कमस्टांस, बट कुछ सर्कमस्टांसिस में हम जो है एक दूसरे की जो है एरियाज़ में सब्जेक्ट्स पे जो है हम लॉ बना सकते हैं। लेकिन उसमें ऑफ कोर्स जब भी अब समझ लो यूनियन गवर्नमेंट स्टेट के लिस्ट में से कोई लॉ बनाएगी, कोई आर्टिकल 258 का यूज़ करते हुए, तो स्टेट्स जो है वो चिल्लाएंगी कि हमारे आप सब्जेक्ट को क्यों यूज़ कर रहे हो। तो ऐसे प्रॉब्लम्स को जो है यूनियन को स्टेट को समझाने के लिए जो है इंटर स्टेट काउंसिल जैसे जो है फोरम्स बहुत काम आएंगे, जहाँ पर डिस्कशन की जा सकती हैं, कोई भी इंटर स्टेट टेंशन है उसको रिजॉल्व किया जा सकता है, इसलिए इसकी ज़रूरत है, ठीक है। अब सोल्यूशन ये है कि एक रीजुविनेटेड इंटर स्टेट काउंसिल हमको बनाने की ज़रूरत है। सिर्फ एक डिस्कशन ग्रुप नहीं होना चाहिए, एक इक्वल तरह से स्टेट्स को जो है वो ट्रीट किया जाना चाहिए। जैसे हमने GST काउंसिल बनाया है ना, वैसे ही हम एक इंटर स्टेट काउंसिल भी हम एम्पावर्ड इंटर स्टेट काउंसिल बना सकते हैं, एक तरह से वोटिंग के थ्रू जो है डिसीजंस लिए जा सकें जिसमें। और अभी तक हमने इंटर स्टेट काउंसिल की सिर्फ 12 मीटिंग्स की हैं जब से वो बना है 1990 से। तो उसको अब जो लास्ट मीटिंग है 2016 में हुई थी, उसके बाद से कोई मीटिंग ही नहीं हुई है। तो इसलिए हमको उसको रेगुलर एक फ़ीचर बनाने की ज़रूरत है और एक परमानेंट सेक्रेटरीट भी उसका बना देना चाहिए, ताकि जो है उसकी पीरियोडिक मीटिंग्स जो है वो उसमें कंडक्ट की जा सकें। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस जो है उन्होंने कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स जो है वो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए जो है वो रिलीज़ कर दिया है। तो ये कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स क्या होता है? जो आप जब टैक्स भरते हो, तो अगर आप समझ लो आपने कोई लैंड या बिल्डिंग जो है वो बेची है, तो उसके ऊपर आपका कितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस टैक्स बनेगा, तो उसको आप कैसे कैलकुलेट करते हो? आपको अब उस बिल्डिंग की या उस हाउस की या उस लैंड की या इवन गोल्ड ज्वेलरी की, डेट, म्यूचुअल फंड्स की, इन सब की वैल्यू आपको इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके जो है निकालनी पड़ती है, और फिर जो वो वैल्यू आती है उसके ऊपर आप टैक्स कैलकुलेट करके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का टैक्स जो है वो कैलकुलेट करके आप सबमिट करते हो और उसके हिसाब से ही आप टैक्स पे करते हो। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? जो आप CII जो आपके CBDT निकालता है उसको आपने उसको यूज़ करो। जैसे इस बार का है समझ लो 331, ठीक है। तो 331 डिवाइडेड बाय CII फॉर द ईयर ऑफ परचेज। CII उस टाइम का जब आपने परचेज किया था वो हाउस, उसको आप डिवाइड करो और इनटू एक्चुअल कॉस्ट प्राइस, जो उसका एक्चुअल कॉस्ट प्राइस है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी इन्फ्लेशन एडजस्टेड कॉस्ट प्राइस आ जाएगा और उसके बेसिस पर आपको जो है टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अल्ट्रा थिन हेट्रोप्रोटीन फिल्म। तो ये हमारे जो इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं, गुवाहाटी बेस्ड, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आते हैं, ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट। उन्होंने एक अल्ट्रा थिन हेट्रोप्रोटीन फिल्म डेवलप की है जिसकी एक्सीलेंट थर्मल, मैकेनिकल एंड pH स्टेबिलिटी है। तो ये आपको पता है ना अल्ट्रा थिन फिल्म होती क्या है? आपने देखा होगा जब आप कोई खाने का पैकेट लेते हो, कोई आप फूड आपके कभी डिलीवर कराते हो आप घर में, तो उसके ऊपर एक प्लास्टिक की थिन लेयर होती है ना, तो उसी को ही जो है इन्होंने डेवलप किया, अल्ट्रा थिन लेयर बनाई है जिसकी जो है जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होगी, ज़्यादा थिन होगी, और उसमें बोविन सेरम एल्ब्यूमिन और लाइजोसाइम प्रोटीन का इस्तेमाल करते हुए इस फिल्म को बनाया गया है, ताकि जो है बेटर फिल्म बन सके, बेटर अल्ट्रा थिन बन सके, इसका बायोमेडिकल यूसेज हो सके, फूड पैकेजिंग इंडस्ट्री में इसका यूज़ हो सके, ठीक है। तो ये अल्ट्रा थिन हेट्रोप्रोटीन फिल्म इन्होंने बनाई है। सो नाउ
Let us see all these topics in English. So the first topic is microplastics. So for the first time, microplastics have been found in the freshly fallen ice in Antarctica. So this study or these findings have been published recently by the Cryosphere Journal, and they have said that this it's a major threat to region's ecosystem because it will exacerbate the melting of snow and ice. So basically, you have to see first what is microplastic. So basically, this is the plastic debris which is very small in size. So they are generally less than 5 millimeter in length, and they are roughly equal to 5 pinheads. Okay, so because they are very small in size, they are very notorious. They travel extensively, and they cause marine pollution. Okay, so microplastics are very harmful for marine species as well as humans. Once the marine habitants like fish, they start ingesting these microplastics build up in these species, and when we consume them, they come into the food chain, and that's how this microplastic pollution comes into the human life. Okay, so these are generally found in food, water, and food containers. So primary microplastics are basically there are two types of course, microplastics. The primary microplastics are intentionally designed by humans for commercial use, like for your cosmetics use or for design of your certain fabrics like nylon. So for that, you intentionally design these microplastics for commercial use. But the secondary microplastics are those which are formed out of the degradation of large plastic objects, like you throw out your bottles, plastic bags, and you do not manage the plastic waste better. So then what happens is that the plastic starts degrading, and it enters into the environment. It goes into your water bodies, and then it travels to the ocean, and then that's how it travels into the food chain. Okay, so how these microplastics have reached Antarctica. So you know that in 2020 we found even these microplastics at the summit of Mount Everest. This microplastic pollution was also recorded in the sea ice and surface water of Antarctica, but this is the first time when we have seen the reported case of microplastics in fresh snow. So what kind of microplastic has been found? So polyethylene terephthalate, that is PET. You have these PET bottles that you use at home also. So PET microplastic has been found, and it has been said that the sources of these microplastics are the local research stations, or even the clothing which were worn by the employees there, or the plastic equipment and the mismanaged waste that so these became the sources of airborne microplastics. Okay, so these notorious microplastics can even travel in the air for more than 6,000 kilometers away. So that's why they are very harmful for the Antarctic or even Arctic ecosystem. Okay, so the next topic is enemy property in India. So recently, Central Bureau of Investigation has registered 4 separate cases on allegations that certain people have leased out the prime value land by forging documents, causing huge losses to the exchequer. And these lands generally belong to the custodian of enemy property of India. Okay, so what is enemy property? Basically, any property which belongs to, or it has been managed on behalf of an enemy or an enemy subject or an enemy firm. So that is called the enemy property. So you know that after the India-Pakistan wars and even the India-China wars, certain people migrated to Pakistan and China respectively and attained the citizenship of that country. So under the Defense of India rules of 1962, we declared them as enemies. So not just people were there, but even certain firms also transferred there. So we called them as enemy firms. So all the properties which they had in India, we captured that property, and we vested the ownership of that property to custodian of enemy property for India, which is under the which works under the Ministry of Home Affairs. So what is the issue with this enemy property now? So Enemy Property Act was also of course passed in 1968, but there were issues with that. So legal heirs who claimed ownership over this enemy property by saying that the enemy firm or the enemy subject may have
obtained citizenship of the Pakistani or the Chinese state, but we are here in India. We are the citizens of India, and we are relatives of those. And we may be relatives of those enemy subjects, but we are loyal citizens of India. So what happened is that they moved to the Supreme Court, and after the Supreme Court gave a decision in their favor, most of the relatives or the legal heirs of these enemy property moved to the court. So to prevent the en masse transfer of enemy property to these legal heirs, the government brought an amendment in 2017, and this enemy property amendment and validation bill of 2016 was passed, so that as to protect the claims of succession or transfer of property which was left by the people who migrated to Pakistan and China after the wars. So what this 2017 or 2016 act did is that it expanded the definition of enemy subject and enemy firm, and it included the legal heir and successor of an enemy, so that they cannot claim over the enemy properties of the people who have left or migrated to Pakistan and China. Okay, so now only the custodian can have ownership over such properties, and they only can dispose of such properties as per their rules. So the next topic is WTO's e-commerce moratorium. So at the 12th ministerial meeting, WTO members have reached a provisional deal on several issues, but we are going to discuss only about e-commerce and agriculture subsidies. So e-commerce, basically, you know that in September 1998, we already discussed about that also, I think few months ago, that in 1998, when this e-commerce industry was at the nascent stage, General Council of the WTO decided that no country shall impose custom duty upon this industry, so that this industry can grow. But now the times have changed. It is 2022 now. This industry is too big. It is $1 trillion industry or even more, and the developing countries are losing out, because this e-commerce or these digital industry, they have become so big and they are concentrated in India, I'm sorry, in only developed countries. So the developing countries remain the importers of these services, and they cannot impose customs duty or tax upon these e-commerce industry because of WTO moratorium. So that's why India and South Africa said, they initiated that custom duties must be applied to e-commerce industry. But of course, the developed countries were not fine with it. They objected to it, and they said that we are in the middle of a global economic recovery, and if you impose any tax or introduce any new custom duty upon this e-commerce industry, then it will collapse. So maybe after some back channel negotiations, India and South Africa agreed, and they have agreed for just one more moratorium, which would expire in March 2024. Okay, on the World Food Program, we have decided that any no country would impose export prohibitions or restrictions on the foodstuffs that World Food Program uses for humanitarian purposes. Okay, but of course there would be certain restrictions, like I was telling you, that in case like today there is wheat crisis around the globe, but India is also facing certain crisis of wheat, and because it cannot compromise on its own food security, so even in case we had promised food grains to World Food Program for its global programs, we can we can put restrictions in case our internal food security concerns are there. Okay, also agriculture subsidy, against which the developed countries were speaking against India, especially the MSP, they have agreed that they will also reciprocate, and they will also put up another extension to the moratorium, and we would be able to continue with our agriculture subsidies without any further scrutiny. Okay, so the next topic is interstate council. So Tamil Nadu Chief Minister has written to the Prime Minister that the 3 meetings of interstate council should be held every year at least, so as to strengthen the spirit of cooperative federalism. So what is a interstate council? Of course, it's a constitutional body headed by the Prime Minister, and there are few other union ministers who are the permanent invitees. It was set up in 1990 upon the recommendations of Sarkaria Commission, and it also has its roots to the Article
263, according to which the president shall set up such a council to deal with federal issues. So this is basically a forum where discussions between the union and the states happen, and even the states can resolve their disputes. So it is not just in India, but it is present internationally in the EU, Australia, Canada, and even German Federation. So uh, because there are certain regional divergences and interstate tensions, there are areas, or there are provisions in our constitution like article 258 and 258A, where the union and the state can legislate on each other's subject in certain exceptional circumstances. So it of course generates some tension. To absorb that tension, this interstate council was established, and but of course it is lying dormant since the last few years. That's why there is a suggestion that it should be rejuvenated, and currently it is just a discussion group, but we have to uh, infuse new energy into it, so that we can empower this interstate council, and so that it can become a new forum for resolving federal disputes. So there is a suggestion that, like GST council has a voting mechanism, interstate council can also have such a mechanism, so that democracy can be infused in this forum. And a permanent secretariat must also be established, so that periodic meetings can be held for this council. So the next topic is cost inflation index. So CBDT has notified the cost inflation index for the financial year 2022 and 23. So this is basically an index which you use to calculate the inflation adjusted amount of value of an asset that you may have sold or purchased. So it could include land, buildings, houses, gold, jewelry, debt, mutual funds, etc. So basically, you have to pay long-term capital gains in case you have sold such an asset. So, but on what amount? So, as per the income tax department, you have this inflation cost inflation index. So, using this formula, CII of the year of sale, in which you of course are selling, and CII for the year of purchase into actual cost price, you get an amount, or you determine an amount upon which the long-term capital gains tax has to be paid by a taxpayer, in case that if it is you. So the next topic is ultra thin heteroprotein film. So recently, the scientists belonging to Institute of Advanced Study in Science and Technology, Guwahati, which is of course an autonomous institute under the Department of Science and Technology, they have developed this ultra thin heteroprotein films, which have excellent thermal, mechanical, and pH stability. So you know that these films are generally used in your food packaging industries. Generally, when you order food, you see a layer of film, a plastic film, which covers this food, so that your food remains warm. So these have these excellent thermal capabilities. But now this ultra thin film has been developed by this IASST, which will be more thinner, and it will be more flexible than other films, and it will be important for our biomedical and food packaging industry. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time on Monday now. Until then, goodbye and take care.